So we were discussing diet orders for different problems. Lower GI में मैंने बताया आपको soft diet, fiber modified diet, constipation में soft diet, high fiber diet, and low residue is low fiber and high residue is high fiber diet. ठीक है? High fiber IBS में है high fiber fat restricted and avoid seasoning food, seasoned food. ठीक है? अब post gastrectomy diet है soft diet, carbohydrate modified, high protein, high fat diet. अच्छा, अब ये पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी डाइट में कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड और हाई फैट हाई प्रोटीन क्यों है? एनी आइडिया? आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट की डिवीजन कहाँ पे स्टार्ट होती है और कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं? एब्जॉर्प्शन जी मैम, जीआई में। जीआई में कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले में आपके होते हैं ना एब्जॉर्ब। तो जब आपका जीआई गैस्ट्रेक्टमी हुई है जीआई की, तो फिर आप क्या करोगे? वहां पर कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड डाइट दोगे, ठीक है, ताकि उसको कम से कम काम करना पड़े। हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट दोगे। प्रोटीन कहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं? वो शायद स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में। और फैट्स? वो भी वहीं पे। इंटेस्टाइन में। लैक्टोज इंटॉलरेंस का आइडिया है कुछ? जी मैम, जो लैक्टोज मिल्क में होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो नहीं डाइजेस्ट हो पाता। ठीक है, तो लैक्टोज फ्री डाइट होगी उसके लिए, ठीक है। और ग्लूटेन, ग्लूटेन का वर्ड सुना है? व्हाट इज ग्लूटेन? मैम, ये बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है ग्लूटेन। Gluten is a type of protein that is found in grains. जितने भी आपके ग्रेन प्रोडक्ट है ना, गंदुम से बनी जो भी चीजें हैं और फ्लावर से बनी जो भी चीजें, मैदे से बनी जो भी चीजें हैं, उनके अंदर जो है ग्लूटेन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो पाई जाती है। और जो पेशेंट होते हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको सीलियाक डिजीज होती है जिसमें वो ग्लूटेन को जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए उनको ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो रिकमेंड की जाती है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस प्रोग्रेसिव डाइट देते हैं। प्रोग्रेसिव डाइट क्या होती है? क्लियर लिक्विड, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लाइट डाइट और फिर उसके बाद फुल लिक्विड और फिर सॉफ्ट डाइट, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स और रेगुलर डाइट। और डायबिटीज मेलाइटिस में शुगर फ्री डाइट, कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड डाइट। सो ये बेसिकली एक जनरल सा टेबल आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ताकि जब आप न्यूट्रिशनल स्टेटस फाइंड आउट करो तो उसके रिगार्डिंग आपको डाइटरी ऑर्डर फाइंड आउट करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये एक लेआउट है एक छोटा सा, जो भी हमने सारे स्टेप्स पढ़े। पेशेंट असेसमेंट, ठीक है, उसके बाद डाइटरी रिकमेंडेशन, ईटिंग प्लान, डाइटरी गाइडलाइंस और उसका लेटर हेड और फॉलो अप कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को एक लेआउट में लेकर आते हैं। अभी हमने ये सारी चीजें न्यूट्रिशन के प्रोसेस फॉर्म में की हैं, ये उन्हीं का एक टैबुलर फॉर्म है। इसको आपने केयरफुली देख लेना है, क्योंकि जब आपने रिप्रेजेंट करना होता है अपने क्वेश्चंस को आंसर्स में, तो उसके लिए जितना आप स्पेसिफाई और एक डिटेल पैटर्न फॉलो करो, उतना अच्छा आपका जो है वो आंसर का मार्किंग आपकी होती है। जैसे आपको मैंने देखे हैं आपके पिछले पेपर्स, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए 5 मार्क के क्वेश्चन हैं और रैंडम से ऐसे क्वेश्चन है। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन असेसमेंट, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस फॉर्म, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनमें आपको इस तरह के टेबल्स को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी मार्किंग काफी अच्छी होगी, ठीक है।
अच्छा जी, कॉपी पेंसिल्स हैं आप सबके पास अभी? कॉपी पेंसिल पकड़ लें अपने पास। 5 मिनट 2 मिनट्स दे रही हूँ, ले आए अगर किसी के पास नहीं है तो। लाइट चला लें, स्लीपिंग मोड से निकल आए अपने बाहर। You need a time for 2 to 3 minutes to take out your copies or not? नहीं मैम है पास। पास ही हैं, चलो। बी का फॉर्मूला नोट डाउन करें। मेल और फीमेल के लिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। फॉर्मूला नोट डाउन करें, मेल का भी और फीमेल का भी। जी मैम। लिख लिया? जी। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज एक्टिविटी फैक्टर? एक्टिविटी फैक्टर क्या लेते हैं हम नॉर्मल पर्सन के लिए, क्या लेते हैं? 1.2 to 1.3। बेसिकली वी टेक इट 1.3, ठीक है। और जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या लेते हैं? 1.1 2। 1.1 to 1.2। जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए क्या लेते हैं? 1.5 to 1.7। मॉडरेटली एक्टिव क्या होता है और स्लाइटली एक्टिव में क्या डिफरेंस है? मैम ये स्लाइटली मेरे ख्याल से सेडेंट्री में आ जाता है और मॉडरेट में जो घर के आम काम जो लोग करते हैं लाइक वॉकिंग वगैरह इसमें आ जाता लाइक जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, जो हम थोड़े बहुत काम करते हैं, अपनी रूटीन चलती है, उसको हम मॉडरेटली एक्टिव में लेके आते हैं। स्लाइटली एक्टिव इज लाइक कि जैसे आपके घर में नानी दादी होंगी जो सिर्फ बस वॉशरूम तक जाते हैं समटाइम्स, या बड़ी हद है अपना कोई उठ के कपड़े चेंज कर लेते हैं। और जैसे आप हॉस्पिटल में भी पेशेंट होते हैं जो सिर्फ वॉशरूम तक जाते हैं और बेड पे लेटे हुए होते हैं, उनको हम स्लाइटली एक्टिव में देते हैं, उनका 1.2 हम जो एक्टिविटी फैक्टर लेते हैं। और जो बिल्कुल नॉन एक्टिविटी होते हैं, नो एक्टिविटी यानी जो पैरालिसिस की फॉर्म में पेशेंट होते हैं, जो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, जिनका हर चीज बेड पर होती है, उनको हम 1.0 से 1.1 में लेते हैं एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये है। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि कोई पेशेंट है जो उठ के वॉशरूम तक जा सकता है, उसका हम एक्टिविटी फैक्टर 1.2 लेंगे। अगर कोई एक्टिवली पर्सन है तो उसका 1.3 लेंगे। अगर कोई बिल्कुल बेड बाउंड है फ्रॉम 3 मंथ्स 4 मंथ्स अपवर्ड, तो उसका हम 1.0 लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया एक्टिविटी फैक्टर। इसके अलावा एक होता है इंजरी फैक्टर। इंजरी फैक्टर इज वन सर्जरी में माइनर और मेजर, उसमें क्या है 1.0 से 1.1 माइनर है और मेजर है 1.3 टू 1.9। और अगर कोई इंफेक्शन हो पेशेंट को तो उसमें हम क्या लेते हैं 1.0 टू 1.2 इन माइल्ड सिचुएशन, मॉडरेट सिचुएशन में 1.2 से 1.5। अब जैसे हमारे पास ये कोविड है, ये इन्फेक्शन है ना, इंजरी तो नहीं है, ट्रॉमा भी नहीं है, बर्न्स भी नहीं है, इन्फेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो इन्फेक्शन में हम कौन सी सिचुएशन लेंगे, माइल्ड लेंगे या मॉडरेट लेंगे?
मैम ये तो वेरी करेगा ना पर्सन टू पर्सन, जो कोई बहुत ही स्वेयर कंडीशन में है, कोई उसको ठीक है, तो हम उस हिसाब से। क्यों, क्योंकि हमने उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट उसकी इंक्रीज करनी है, ठीक है ना, और उसका एनर्जी इनटेक हमने इम्प्रूव करना है ताकि उसको अच्छी डाइट जो है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह से अगर कोई सी सेक्शन है, कोई नॉर्मल सा ऑपरेशन है, तो उसमें हम 1.1 लेंगे, 1.0 से 1.1। और अगर कोई लेप्रोटमी है, कोई इंजरीज, कोई एक्सीडेंट केस है और उसमें कोई इंजरी हुई है, तो उस सिचुएशन में हम 1.3 लेंगे। सबसे ज्यादा आपका इंजरी फैक्टर किस टाइम पे लेते हैं? बर्न की सूरत में 1.5 से ऑनवर्ड, 1.4, 1.5। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जब बर्न हो जाती है तो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी की, ताकि न्यू स्किन जो है वो डेवलप हो सके। न्यू स्किन डेवलप करने के लिए आपको सिंथेसिस के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है। अच्छा, ये मेथड था आपका बी कैलकुलेशन का, जिसमें आपने बी का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद जो आपके पास आंसर आया उसको आपने एक्टिविटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसको आपने इंजरी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। ये सब तो पता है ना आपको? यस मैम। ठीक है। और इसके बाद जब बी को एक्टिविटी फैक्टर और इंजरी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आता है? टी। जी। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी अमाउंट आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी। क्विक मेथड फॉर कैलकुलेशन क्या है? बेसिकली समटाइम्स द बेस्ट वे इज बी कैलकुलेशन, लेकिन समटाइम्स व्हेन यू आर इन हरी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पेशेंट रिक्वायरमेंट, तो ये भी एक रिकमेंडेड वैल्यू है जो दी जाती है, लेकिन इसमें आपको पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो स्केल लेना पड़ता है। In normal condition, 30 to 35 kcal per kg weight. फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन का वेट है 60 kg, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो कैलोरीज आ जाएंगी। निकालें जरा कैलोरीज, अपने अपने वेट की निकालें। सब अपने अपने वेट की मुझे निकाल के बताएं, बी के साथ भी और ये क्विक मेथड के साथ भी। अभी मैम टोटल एनर्जी निकालनी है कि वी निकालना है खाली? बी निकालें। हाँ, नहीं, टोटल एनर्जी की बात करें ना, आपकी टोटल एनर्जी और आपकी एस्टिमेटेड एनर्जी क्या इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? निकाल के देखें। पहले बी निकालें कितना आता है, और अपना क्विक मेथड से निकालें। जी निकाल लिया।
2 मिनट्स ले रहे हैं, आप लोग की एक्टिविटी करें। नाम BEE निकाल लिए मैंने। हेलो। जी कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। बताएं क्या डिफरेंस आया? मैम मेरा टोटल एनर्जी आया 1670 और नॉर्मल आया 1500 अगर 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो। 1500 और 1670 विद आप टी आया ना आपका एक्टिविटी फैक्टर और वो डाल के। जी मैम मैंने इंजरी का फैक्टर कोई नहीं डाला, सिर्फ मैंने एक्टिविटी डाला। एक्टिविटी फैक्टर कितना 1.3 डाला आपने? जी मैम। ठीक है, और किसने किया है? मैंने किया है आपका क्या आया? मैम, मैंने जो इक्वेशन है उससे किया है। हम्म उसमें मेरा जो है BEE जो है वो 2050 आया है, हम्म पॉइंट आगे जो भी है। और इसमें जो है अगर मैं इसे 30 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा BEE जो है वो 1500 समथिंग आ रहा 1500 आ रहा है और उसमें 2000 आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। वेट है। कितना ऐसे ही है, वेट 50 लगाया मैंने आपका? 50 वेट है? ऑलमोस्ट। मतलब कभी 49 होता है, कभी 50, इस तरह ही है। यानी आप अंडर वेट हो। जी। और उसमें आपने कितना लगाया है, जो आपका बी वाला फॉर्मूला है? उसमें भी मैंने 50 ही लगाया है। उसमें आपका 50 के बाद 2000 आंसर नहीं आता, आपका गलत आंसर आया। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको करके, लेकिन ऐसे ही आ रहा है। और किसने किया है? मैम मेरा जो क्विक मेथड है उसमें 1470 आया, हम्म अगर मैंने उसे 30 के साथ किया। और जो दूसरे वाला है उसमें 1600। क्या दोबारा से बताओ, डिफरेंस कितना आया दोनों में? मैम जो क्विक मेथड से किया है वो 1470 आया, हम्म और जो दूसरे वाला है उसमें 1600। हाँ, आपको ऑलमोस्ट 1500 और 1600 आ रहा है। 150 का डिफरेंस इज फाइन, इतना डिफरेंस आता है इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान में। जो बेसिकली मैंने आपसे बताया, जो करेक्ट मेथड है दैट इज बीई। जो ये क्विक मेथड है, दिस इज रिकमेंडेड फॉर जस्ट फॉर सम क्विक एवेलुएशन। ठीक है, बेसिकली हम मैम आ गया मेरा। आपका ठीक आया, बताओ आप क्या आया?
जी अब आ रहा है मेरा जो भी है वो 1345 है, 1345.4। वही मैं कह रही हूँ 50 वेट के साथ तो कभी बी इतना आ ही नहीं सकता 2000 आपका। वो कैलकुलेशन अच्छा, गलती आप होगी। इसमें ये देखो लोअर रेंज देखो नॉर्मल वाले में 30 और 35, ठीक है। सो जो आपके पास अंडर वेट पेशेंट हैं जैसे 50 वाले या जो जिनका वेट अपने एक्चुअल बॉडी वेट से कम है, उनके लिए हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैक्सिमम रेंज के साथ। और जिनका वेट कम है और सॉरी ज्यादा है, ओवरवेट है, उनको हम लोअर रेंज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। समझ आ गई बात? जी मैम। ठीक है। बेसिकली 30 से 35 है और 20 से 25, दो जो है ये इक्वेशंस यूज होती हैं, 20 से 25 और 30 से 35। जो अंडर वेट और जो लो वेट पेशेंट है उनके लिए 30 से 35 वाला यूज करते हैं, जो ओवर वेट है उनके लिए 20 to 25 वाला यूज करते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे आपका वेट ओवर होगा आप लोअर लिमिट की तरफ जाओगे, अगर आपका वेट अंडर होगा तो आप अपर लिमिट की तरफ जाओगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से अगर सर्जरी वगैरह के केसेस हैं तो उसमें फिर कैलोरीज की अमाउंट और बढ़ जाती है, तो उसमें 40 kcal पर केजी करेंगे, और सिवियर इंजरी में भी 40 kcal पर वेट करेंगे, और एक्सेसिव बर्न की सूरत में 55 kcal पर वेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मैं आपको भी बात बता रही थी ना, ओवरवेट, नॉर्मल और अंडरवेट, अगर ओवरवेट है तो उसमें हम 20 से 25 वाला लेंगे, नॉर्मल है तो हम 30 kcal वाला लेंगे, 35 kcal वाला लेंगे एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, और अंडरवेट है अगर तो उसके लिए 30, 40, 40 to 50 एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली लेंगे, ठीक है। ये टेबल आपको आना चाहिए। अब ये टाइप ऑफ एक्टिविटीज है। सेडेंटरी में क्या है? ईटिंग, राइटिंग, वॉचिंग टेलीविजन, जो अपने काम खुद कर रहा है। लाइट एक्टिविटी में जो खाना वाना पकाना, घर के काम करना, वो सब आ जाते हैं। मॉडरेट एक्टिविटी में ब्रिस्क वॉक, मोपिंग, कोई एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना। विग्रेस एक्टिविटी में कोई वॉशिंग, कोई ब्रिस्क वॉक, डांसिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। और स्ट्रीनियस एक्सरसाइज में स्विमिंग, जॉगिंग, बाइसाइकिलिंग, प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से जो आप एक्टिविटी लेवल को कैटेगराइज करते हो इन डिफरेंट उसमें पैरामीटर्स में, ये आपको आने चाहिए टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, और उसमें उसकी एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोटीन नीड्स, ठीक है। अब प्रोटीन एक तो हम टोटल कैलोरीज से निकालेंगे, लेकिन एस्टिमेटेड प्रोटीन नीड्स यूजुअली जो हम रिकमेंड करते हैं दैट इज 0.8 to 1.0 ग्राम पर वेट। अगर पेशेंट का वेट इज 50 kg तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो हम 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करें, क्या आता है, कितने ग्राम प्रोटीन निकलेगा? मैम 40 आ रहा है। 40 ग्राम, ठीक है। तो अगर हमने पेशेंट को अगर नॉर्मल हेल्थ है तो हम 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एनीमिक है, या उसको हमें ज्यादा प्रोटीन देनी है, तो हम 1.0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फीवर इन्फेक्शन वाली सिचुएशन में हम फिर 1.5 से 2 ग्राम तक लेंगे पर केजी, और एक्सटेंसिव बर्न की सूरत में 1.5 से 3.0 ग्राम। अगर 1.5 लें और एक पेशेंट का वेट 60 kg है और उसके साथ अगर हम 1.5 लें तो कितना आता है प्रोटीन निकालें 60 kg के मैम साथ? 90 90 आ रहा है। 90 ग्राम आता है, ठीक है। सो दैट इज हाई प्रोटीन डाइट, 90 ग्राम इज हाई प्रोटीन डाइट। मैम अगर सीवियर इन्फेक्शन होगा तो फिर हम 1.5 लेंगे कि 2 लेंगे?
जैसे आपने वेट का 5 बताया, से 3.0 के दरमियान ले सकते हैं ना सवेरे, तो हम 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिचुएशन। ठीक है मैम। जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस, उसने स्टेटस के ऊपर डिपेंड करना। अब फ्लूइड रिक्वायरमेंट आप देख लो, फ्लूइड रिक्वायरमेंट क्या है, 250 ml इज इक्वल टू 1 ग्लास, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट 20 kg के लिए 1500 ml एंड फॉर ईच एडिशनल kg एड 25 ml, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का वेट है 70 kg, पेशेंट का वेट कितना है 70 kg, 70 kg, और अब फर्स्ट 20 kg के लिए आपने क्या ले लिया 1500, 1500, और बाकी के बाकी पीछे कितना रह गया 50, जी 50 के 50 मल्टीप्लाई बाय 25 करो, 1250, 1250 प्लस 1500 करो, 2750, तो आपकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या आ गई 2750। समझ आ रही है सबको? जी मैम। ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर भी एक एज से रिलेटेड लिखा हुआ है, इन्फेंट के लिए है 100 से 150 ml, चिल्ड्रन के लिए है 70 से 110, और एडल्ट्स के लिए है 40 से 60 ml पर बॉडी वेट, ठीक है। आप इनमें से ये ऊपर वाला टेबल भी याद कर सकते हो, ये वाला वैसे ऊपर वाला करो बच्चों के लिए और सबके लिए, एडल्ट्स के लिए इसमें सबका आ रहा है, और एक आप ये नीचे वाला भी याद कर लो कि फर्स्ट 20 kg के लिए है 1500 और ईच kg के लिए है 25 ml। तो अगर आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 1800, तो उसको आपने ग्लासेस में निकालना है, डिवाइडेड बाय 250, 1 ग्लास में 250 ml होते हैं, तो आप कितने पूरे दिन में ग्लास निकल आएंगे 7 ग्लास रिकमेंडेशन। तो इस तरह से हम, क्योंकि हम पेशेंट को ml में तो नहीं बताएंगे ना, उसको क्या समझ लगेगा 3 लीटर पानी पीना है, क्लास में तो उसके लिए हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा पेशेंट के लिए। तो हमने उसको एग्जैक्टली इन पेशेंट लैंग्वेज जो है हमने उसको बताना है कि इतने चम्मच आपने ये खाना है, इतने ग्लास लेना है। हमने उसको ये नहीं कहना इतने ग्राम्स आपने लेना, क्योंकि उसको ग्राम्स वाली चीज उसके लिए मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने लेमैन लैंग्वेज में पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। आइडियल बॉडी वेट आप सबको निकालना आता है, BMI आप सबको निकालना आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। BMI का स्केल आप सबको पता है, नॉर्मल, अंडर, प्री, ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2। अच्छा, रिस्ट सर्कमफेरेंस की बात हमने की थी। रिस्ट सर्कमफेरेंस किस तरह से लेते हैं, ये जो आपका हाथ है, हाथ के नीचे जहाँ पर आपकी रिस्ट बोन होती है, वहां से आप इंची टेप के साथ मेजर करते हैं, और अगर जो है ये ग्रेटर देन 10.4 है मेल की और फीमेल में, तो ये स्मॉल को शो कर रही है, और फीमेल में ग्रेटर देन 11 है तो ये स्मॉल को शो कर रही है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 फ्रेम है ना, तो इसकी वैल्यूज इसके सामने लिखी हुई है, मेल्स की भी और फीमेल्स की भी। टेबल में नजर आ रहा है ना आपको? जी जी मैम। मैम। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, हाइट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दिस सर्कमफेरेंस, इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको आपने इस टेबल पे मैच करना है। मैम हाइट, पेशेंट की हाइट लेनी है? पेशेंट की हाइट ली सेंटीमीटर में, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जी R इज इक्वल टू हाइट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लिस्ट सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर, यानी दोनों वैल्यूज को आपने सेंटीमीटर में लेना है और हाइट को लिस्ट सर्कमफेरेंस के साथ डिवाइड करके आपको लिस्ट सर्कमफेरेंस के साथ डिवाइड करके आपको पेशेंट का फ्रेम जो है फाइंड आउट होगा कि इधर ही इज अ लार्ज फ्रेम, स्मॉल फ्रेम और मीडियम फ्रेम। फ्रेम क्या शो करता है? स्केलेटन, जिसका स्केलेटल का फ्रेम है। कि ब्रॉड स्ट्रक्चर है या स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है।
उस चीज को शो करता है। अच्छा, आइडियल बॉडी वेट निकालना आता है ना आपको, मेल और फीमेल का? यस मैम। जी मैम आता है। फर्स्ट 5 फीट के लिए क्या होता है? 100 फॉर फीमेल, और फीमेल्स में 100 और मेल्स के लिए 106। 6 और फीमेल्स में आप ईच फीट पे जो है 5 ऐड करते हो, और मेल्स के लिए ईच फीट पे 6 ऐड करते हो, ठीक है। और इस तरह से जो है हम निकाल लेते हैं आइडियल बॉडी वेट। सो हियर दिस स्लाइड शो इज एंड। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अब इंशाल्लाह। अब आप लोगों को मैं केस स्टडी देने लगी हूँ अभी, और आप लोग मुझे इसका निकाल कर बताओगे। बी और उसका हाइट और वेट निकालोगे। Aslam is 70-year-old man admitted for cardiac bypass surgery. The nutrition risk screen revealed that he has lost his weight without trying and has been eating poorly for several weeks before admission, leading to referral to the registered dietitian for nutrition assessment. His lab values were, लिख रहे हो आप लोग? कि इजीली आप लोग सुनकर इसको इवैल्यूएट कर लोगे? मैम लिख रहे हैं, आप ये वैल्यूज लिख शेयर रहे नहीं हैं। कर सकती हैं इधर? जी, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप यहाँ पे शेयर कर दें। नहीं लैपटॉप में नहीं है। आप लोग राइट करें इसको अभी, और इसकी हाइट वेट में आपको लैब वैल्यूज अभी लिखवाती हूँ। आप लोग इसकी अभी मुझे बी निकाल के बताओगे, आइडियल बॉडी वेट निकाल के बताओगे, बीएमआई निकाल के बताओगे, ठीक है। और टोटल कैलोरीज और फ्लूइड रिक्वायरमेंट, जो चीजें अभी हमने की है ना, वो अभी आप करके मुझे दिखाओगे। 70-year-old man admitted in hospital for cardiac bypass surgery. He has lost weight related to his poor eating habits. ठीक है। नॉर्मल लैब वैल्यूज इसकी जो अभी आ रही हैं, दैट इज एल्बुमिन इज 3.8, glucose is normal, sodium is 147, height is 70, inch, weight is 130 pound, £15 weight loss over 3 months. Current dietary intake is poor. Medical history is hypertension, asthma, सॉरी मैम, हाई क्या बोला आपने? asthma and hypertension, medical history. Meal pattern is irregular and drink coffee and tea frequently. Help him to plan his nutrition intervention.
ठीक है, अब आप लोग अभी इसका निकालेंगे बी एक्सक्यूज मी मैम, इसकी एज कितनी है? एज मैंने आपको बताई नहीं, 70 बताइए। 70 बताइए। मैम इसकी हाइट आपने 70 इंचेस बताई है। हाँ, हाइट मैंने बताई है 70, एज आप लोग लिखें, एज भी मैंने आपको 70 ईयर बताई थी स्टार्टिंग में।